हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए, तो हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास 12th का फिजिक्स। और हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था विद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत विभव जो है वो निरक्षीय स्थिति में और एक सामान्य स्थिति में किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग अभी ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। आपने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति एक बार आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग विद्युत विभव निकालने हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। एक है प्लस क्यू आवेश और बी पे है माइनस क्यू आवेश। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, ये आप जानते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। मान लेते हैं मध्य बिंदु O है, तो इसकी मध्य बिंदु O से भी l हो जाएगी, ये दूरी भी इसकी l हो जाएगी, इतना आप जानते हैं। और इसकी निरक्षीय स्थिति में मतलब लंबवत स्थिति में, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति भी इसीलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमने माना एक बिंदु क्या है P, निरक्षीय स्थिति में। कहाँ से माना? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु हमने P लिया, जहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब यहाँ से हम लोग बिंदु P को A से मिलाइए, बिंदु P को B से मिलाइए। हम देख रहे हैं ये तो 90 डिग्री है ही, मान लेते हैं कि ये कितना है, थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो सॉरी, देखिए विभव निकालने के लिए हम लोग विभव इक्वल टू फार्मूला निकाले थे। कितना आता है बिंदु आवेश के लिए? 1/4πε0 Q/r, यानी कि दूरी चाहिए ना, इसलिए हमको P से A की दूरी और P से B की दूरी निकालना पड़ेगा। तभी आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव की गणना कर पाएंगे और उसका परिणाम ही निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए त्रिभुज POA समकोण है, इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारा ये निकल जाएगा। चूंकि ये कण है तो जाएगा r² प्लस l² अंडर रूट में, ये भी हो जाएगा r² प्लस l² अंडर रूट में। ये आपको समझ में आ गया है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव की गणना हम लोग करके देखते हैं किस प्रकार से निकलता है। ठीक है ना। तो इसका थ्योरी लिख लेंगे आप लोग। कैसे लिखेंगे थ्योरी? कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, सुस्पष्ट लिखते जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। AB एक विद्युत, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2l है। ठीक है ना। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु
P लिया जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, इतना हम लोग लिख लिए। अब निकालिए वही, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है ना, आप लिख लीजिए। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, मान लेते हैं बच्चों कितना है, V1 है, तो V1 इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0। अगर ये हवाई निर्वात में रखा है तो, अगर ये माध्यम में रखा होता तो हम लोग ε0 के साथ में के का गुणा भी कर देते, है ना, तो हम लोग हवाई निर्वात में लेके चल रहे हैं। इनटू प्लस क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू अपान, सूत्र क्या होता है, दूरी। ये देखो इस सूत्र को मैंने वहां पे अप्लाई किया तो क्यू अपान आर, आर कितना है, कहां से, प्लस क्यू आवेश से जिस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव निकाल रहे हैं वहां की दूरी, तो क्या हो जाएगी, क्यू से पी की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो आर स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख दिया इतना। ठीक है ना, इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, V2 इक्वल टू माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लेंगे तो माइनस क्यू से P की दूरी को लेंगे तो जगह कितना 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, चूंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे तो बिंदु P पर जो विभव आएगा वो क्या होगा, परिणामी विद्युत P पर विभव। भाई विद्युत P पर विभव तो दो ठो है ना, एक आया प्लस क्यू आवेश के कारण, एक आया माइनस क्यू आवेश के कारण, तो दोनों के लिए जो परिणामी आएगा वो चूंकि विभव अदिश राशि होता है इसीलिए आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और V2 को मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, तब समीकरण 1, 2 व 3 से V इक्वल टू, मतलब 3 में हम लोग रख दें V1 और V2 के मान को, तो क्या जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस है और ये दूसरा वाला माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। ये देखिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो आपस में निरस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 0। तो हमने देखा कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान आता है वो शून्य आता है। क्या आता है, वो शून्य आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, सामान्य क्वेश्चन, चाहे तो आप लिख लेंगे इसको, कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो, है ना। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो, बताइए।
संभव है, बिल्कुल है। आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, यह संभव है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होता है। हम लोगों ने निकाल के देखा था पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या शून्य आती थी क्या? निरक्षीय स्थिति में नहीं आती थी ना। तो यहाँ पे 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बन सकता है। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो? तो आप बोलेंगे हाँ, यह संभव है। किसी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य स्थिति में, किसकी स्थिति में? सामान्य स्थिति में विद्युत विभव गणना किस प्रकार से करते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सामान्य स्थिति में देख लेते हैं आगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण ये निरक्षी को हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या? सामान्य स्थिति में विद्युत विभव की गणना करेंगे। सामान्य स्थिति का मतलब होता है बच्चों कि न तो वह अक्ष पे होगा और न ही निरक्षीय स्थिति में होगा। इन दोनों के अलावा कोई एक और बिंदु हम लोग लेते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग इसकी गणना करेंगे। जैसे कि देखिए डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। समझिएगा डायग्राम को। पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है। अब ये तो पता है कि ये भी L है और ये भी L है, ठीक है ना। एक सामान्य बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे न तो लंबवत है और न ही अक्षीय स्थिति में है। इसको बिंदु O से ऐसे हम लोग मिला दिए। कितने दूरी पे ये बिंदु P? R दूरी पे। जैसा लेते हैं सभी में वैसा यहाँ भी लेंगे। R दूरी पे एक बिंदु P, बिंदु P को आप A से मिलाइए और बिंदु P को B से मिला दिया ऐसे। देखिए बच्चों, हम लोग एक बहुत ही ध्यान से यहाँ पे एक बात समझते हैं कि हमको विद्युत विभव निकालना है तो सूत्र हम जानते हैं कितना, 1/4πε0 Q/R। तो ये R जो होता है वो दूरी होता है। कहाँ का दूरी होता है? जिस बिंदु से जिस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव निकाल रहे हैं उसकी दूरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है? माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे तो हमको दूरी चाहिए A से P की दूरी। तो हमको AP पहले ज्ञात करना पड़ेगा और ठीक इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश का निकाल लेंगे तो हो जाएगा BP। इसको भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम इस फार्मूले में मान रख के इसका मान निकाल सकते हैं। मतलब कि विद्युत विभव अगर निकालना है तो हमें दूरी पता होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, A से P की दूरी हमें पता नहीं है अभी, है ना। लंबवत स्थिति में होता था तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम यहाँ इसकी दूरी निकाल लेते थे। हमको यहाँ से इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी पता है और ये एंगल मान लेते हैं कि हम ये कितना एंगल है, थीटा एंगल पे थीटा एंगल बनाते हुए बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए बिंदु P को हमने माना है R दूरी पे इतना। अब हमको अगर निकालना है A से P की दूरी तो यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालें, इसके लिए रचना करना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूँ जो आप ध्यान से समझेंगे। ये लंब डाल दिया, A से OP पर एक लंब डाल दिया हमने, क्या? AM। ये लंबवत हुआ। तो अब बच्चों ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि ये दूरी निकाल लें हम लोग MP, तो AP के बराबर हो जाएगा। MP जो है वो AP के बराबर आराम से हो जाएगा। तो हम लोग पहले MP निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो MP कैसे निकालेंगे हम लोग? MP निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि O से लेके P की दूरी तो हमने R माना है। O से लेके P की दूरी कितनी है? R। ये पूरा दूरी ना R है, ये पूरी दूरी है। O से P की दूरी कितनी है? R है। अगर हम लोग R में OM को माइनस कर दें पूरी दूरी में, OP में से हम लोग OM को माइनस कर दें बच्चों ये वाला डिस्टेंस, तो हमारा MP आ जाएगा। तो इसके लिए हमको OM की दूरी याद करनी पड़ेगी तब ना माइनस करेंगे। बस समझ में आ रहा है? यहाँ पे OM निकालेंगे तो इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। देखिए इस त्रिभुज से हम लोग निकाल सकते हैं। एक कर्ण दिया, एक क्या है?
आधार ये हुआ, ये कर्ण हुआ और ये लंब है, तो आधार और कर्ण, हमको कर्ण पता है तो हम यहाँ पे चूंकि हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार के लिए हम cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा के द्वारा हमारा वो मान आ जाएगा। देखिए कैसे, आधार निकालने के लिए cos थीटा और लंब निकालने के लिए sin थीटा, ये आपको पता है। देखिए इसमें, इसके लिए मैं जो है यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ त्रिभुज OM A में cos थीटा क्यों लगा रहे हैं बताया ना, क्यों, क्योंकि हमको आधार निकालना है, OM आधार है इस त्रिभुज में, इसलिए हम cos थीटा ले रहे हैं। हो जाएगा कितना, आधार अपान कर्ण OA, तो OA की वैल्यू पता है, तो OM इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, OM इक्वल टू OA cos थीटा, तो OA की वैल्यू L है, तो L cos थीटा, OM की वैल्यू आ गई। अब हम लोग AP की वैल्यू लिख सकते हैं, AP बराबर कितना है MP, तो MP इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो इस मान को हम लोग वहाँ पे रख देंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जब माइनस क्यू आवेश कर्ण निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश से P की दूरी चाहिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए भी हमको इसको आप आगे बढ़ाइए इस प्रकार से और यहाँ से इस पर लंब डालिए ऐसे। अब ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगी इसकी दूरी, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये लंब है, समझ में आ रहा है, इसमें भी आधार बन रहा है। तो मान लीजिए इसको हम n है, तो देखिए बच्चों P दूरी चाहिए हमें, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है BP, तो BP की दूरी चाहिए। तो BP की दूरी निकालने के लिए हमने रचना किया, क्या किया, OP को O से आगे n तक बढ़ाया और n तक जब बढ़ा लेते हैं तो ये n और P की दूरी बराबर हो जाएगी BP। तो अगर हम लोग n और P निकाल लें तो BP की दूरी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग ON निकाल लेते हैं, O से लेके N तक, O से लेके N तक की दूरी हम निकाल लें तो यहाँ से लेके O से लेके P की दूरी तो पता है R प्लस ON कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि NP, और NP किसके बराबर है, BP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, मैं निकाल देता हूँ इधर, त्रिभुज ONB में cos थीटा इक्वल टू, cos इसमें भी लगेगा क्योंकि हमको क्या निकालना है, आधार ही निकालना है। तो आधार कितना है ON बाई OB, ये कर्ण, तो ON इक्वल टू कितना हो जाएगा OB cos थीटा। तो ON इक्वल टू OB का मान कितना है L cos थीटा, ये आपको पता चल गया ON और OM। ये आपको इतना बच्चों ध्यान रखेंगे, चित्र में ही आप ऐसे बना लीजिए जिस समय बनाया हूँ तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये सामान्य स्थिति में सेम उसी प्रकार से अक्षरशः लिखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू अवशेष से मिलकर बना है, या प्लस क्यू व माइनस क्यू अवशेष से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2L है। ठीक है ना। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए सामान्य स्थिति में r दूरी पे एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। तब सेम उसी प्रकार से लिखेंगे आप लोग ऐसे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, मान लेते हैं V1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान दूरी कितनी है AP, या AP की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं MP। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान MP, चूँकि AP बराबर है लगभग किसके, MP के। ठीक है, इतना लिख लीजिए। सर क्लास अटेंड, हाँ ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू MP बच्चों देखिए MP को लिख सकते हैं OP माइनस OM, इसको लिख दूँ OP माइनस OM,
कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4πε0 क्यू, OP की दूरी कितनी है बच्चों, R और OM की दूरी कितनी है, L cos थीटा। ये समझ में आपको आ गया। ये हो गया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव मान लेते कितना है, V2 इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्यू कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और दूरी कितनी है बच्चों, B से P की दूरी, या इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपान BP की दूरी का लिख सकते हो। देखो तो BP बराबर NP, ये हो गया आपका V2। या यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं आगे, या V2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4πε0 माइनस में क्यू अपान, अब देखो भाई NP को भी तोड़ दो, इस जो डिस्टेंस हमको पता है, OP प्लस ON लिख सकते हैं। देखो O से P प्लस ON, OP प्लस ON, तो 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस L cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। ये समीकरण हम लोग 2 मान लिए, ये समीकरण 1 था। ठीक है। अब चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, या तो आप लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव जुड़ गया, समीकरण 3। अब ठीक इसी प्रकार से समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए आगे, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से V इक्वल टू हो जाएगा 1/V इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखिए V1 और V2 का मान रख दीजिए यहाँ पे। V1 का मान कितना है, 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस L cos थीटा। फिर प्लस है, तो चूंकि ये V2 का मान माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस L cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर का मिटा देता हूँ। दोनों में कॉमन क्या है, क्यू अपान 4πε0, क्यू अपान 4πε0 हमने बाहर ले लिया। जो बचा उसको लिखिए R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए बच्चों। क्यू अपान 4πε0, चूँकि इसके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। अगर सेम होता तो ऊपर का जुड़ जाता, या तो आप लघुत्तम समावर्त लेके LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि हर समान है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए R प्लस L cos थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस R माइनस L cos थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और नीचे का आपस में हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। क्यू अपान 4πε0, पुस्तक को आप खोल देंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। R प्लस L cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस R, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस L cos थीटा, अपान ये माइनस B, ये प्लस B फार्मूला यहाँ पे देखिए लग जाएगा।
तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गया। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों, उसको काट दीजिए आप प्लस और माइनस में। बचेगा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल कास थीटा भी प्लस में है, एल कास थीटा भी प्लस में है, तो हो जाएगा कितना 2L कास थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए यहाँ पे ये जो मान दिया है, ये वाला मान तो को पता है कितना हो जाएगा, है ना, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P, और हो जाएगा कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूँकि Q इंटू 2L इक्वल टू कितना होता है P। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आएगा, चूँकि R बहुत बड़ा है L से, यहाँ लिख दीजिए चूँकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, इसलिए L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो ये वाला पद हमारा पूरा हट जाएगा। क्यों, एल स्क्वायर के साथ कास स्क्वायर थीटा है, तो कास का मान कितना होता है -1 से +1, तो एक ही होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया। V इक्वल टू ये आ गया आपका किसी स्थिति में, किसी भी समान स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो इतना आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे विशेष स्थिति देख सकते हैं बच्चों कि इस समान स्थिति में जो विद्युत विभव का गणना किए हैं, इसमें हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को भी सिद्ध कर सकते हैं इसी सूत्र के द्वारा। ठीक है ना, मान लेते हैं समीकरण कितना है ये, कुछ माने थे क्या, जो भी मानेंगे अगला बच्चों, क्या माने थे, 3 तक माने थे, ये समीकरण 4 मान लीजिए। अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, है ना। विशेष स्थितियाँ देखिए, यहाँ पे 2 स्थिति बनती है इसमें। पहला, जब थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है, देखिए ये थीटा है, इस बिंदु P को अगर हम ऐसे इस प्रकार से है ना, इसको ऐसे करते जाएं, थीटा का मान कम होता जाएगा, और जब इसी पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई बिंदु आ जाता है, P बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अक्षीय स्थिति कहलाने लगेगा ये। क्यों, जब थीटा का मान 0 हुआ कम होते होते, तो P पे आ जाएगा ना ये बिंदु, इस अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, तो उसको हम अक्षीय स्थिति बोलेंगे। 0 हो या पाई हो, पाई मतलब इधर 180 घूम जाए। तो इस स्थिति में समीकरण 4 से देखिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का रूप किस प्रकार से बदल जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P कास थीटा की जगह पे 0 रख दीजिए अपान आर स्क्वायर। और कास 0 का वैल्यू कितना होता है, कास 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर स्क्वायर। ये देखिए ये किसका आ गया, अक्षीय स्थिति में आ गया। क्यों, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। प्रूफ हो गया। सेकेंड कंडीशन में जो है बच्चों, जब थीटा का मान 90 हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 मतलब कि अगर ये ऐसे झुका हुआ है, इसको हम लोग ऐसे सीधा कर दें और इस पर लंबवत डालें, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा और P बिंदु सीधे लंबवत स्थिति में आ जाएगा। इसको निरक्षीय स्थिति भी बोलते हैं या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। उस कंडीशन में समीकरण 4 से देखिए 4 का रूप किस प्रकार बदलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका P, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री, और हो जाएगा ये कितना आर स्क्वायर। अब कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। ये निरक्षीय स्थिति में भी प्रूफ किया था ना इसके पहले, ये निरक्षीय स्थिति में कितना आता था, V इक्वल टू 0 आता था। इसको बोलते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। बात समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। क्या देखा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का गणना और निरक्षीय स्थिति का विद्युत विभव का गणना अगर आपको करना है, अगर हमसे समान स्थिति में विद्युत विभव हम निकाल लेते हैं,
अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण समान स्थिति में विद्युत विभव निकाल लेते हैं किसी बिंदु पर, तो उसके द्वारा हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कंप्लीट, और एक सामान्य स्थिति कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए ताकि हमको पता चले, और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करें ताकि मैं सुधार करके आपको और बेहतर वीडियो बना सकूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।